नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ये कार्यक्रम जो हमने रखा है खासकर आप लोगों के लिए, जलवायु परिवर्तन से नदियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या जल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं एस.एन. सुब्बा राव जी, जो कि नेशनल यूथ प्रोजेक्ट फाउंडर हैं और साथ ही गांधीवादी विचारों से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही एक और व्यक्तित्व जो बहुत सारे नामों से जाना गया, पानी वाले बाबा, जल पुरुष और भी बहुत सारे नाम जो अलग अलग जिसको जैसा लगा वैसे नाम रखे गए, वो नाम था श्री राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं। साथ ही हमारे बीच में जिन्होंने इल्लीगल माइनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया, जयराम सिंह जी डाबला हमारे बीच हैं। पर्यावरणविद के रूप में हमारे साथ यहाँ पर मेजर हिमांशु जी हैं। गांधीवादी विचारों से एक और व्यक्ति हमारे बीच अमरनाथ भाई हैं। हमारे यहाँ पर चीफ मेंटर ज्ञान विहार से डॉक्टर सुधांशु जी हैं और साथ ही चेयरमैन ज्ञान विहार से सुनील शर्मा जी हैं। और एक और व्यक्ति जिनसे अक्सर हम मिर्जापुर शहर में गांधीवादी विचारों की बात करते रहते हैं, समग्र सेवा संस्थान से हमारे बीच सवाई सिंह जी हैं। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या नदियों के जुड़ाव के साथ साथ और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं, हम उस पर बात करना चाहेंगे। राजेंद्र सिंह जी। भारत में नदी जोड़ की बहस भारत को तोड़ने की बहस है दोस्तों। भारत की नदी जोड़ भारत को जोड़ने वाली नहीं है। यदि सचमुच भारत में नदियों के साथ जोड़ना है तो भारत के समाज का दिल और दिमाग नदियों के साथ जुड़ना चाहिए। यदि भारत के लोगों का दिल और दिमाग नदियों के साथ जुड़ेगा तो जैसे हमने राजस्थान की धरती पर 8,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर 7 मरी हुई सूखी नदियों को, अरवरी, रूपारेल, सरसा, बगानी, जाजवाली, साबी और महेश्वरा, जो मरी हुई थी 80 के दशक में, आज की तारीख में उनमें पानी बहता है, सदा नीरा है। तो भारत की नदियों को यदि हम सचमुच जोड़ना चाहते हैं तो भारत के समाज का दिल और दिमाग जोड़ने की जरूरत है। राजेंद्र सिंह जी एक जी यहाँ जोड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से कह रहे हैं कि नदियों को जोड़ने के कारण कहीं ना कहीं हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या कृषि का बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा उससे? देखिए, नदी जोड़ से जो दो बड़े और भयानक खतरे हैं। अभी नदियों का पानी आप कहीं से भी लेकर कहीं भी सिंचाई कर सकते हैं। धरती के पेट से पानी निकाल के कोई भी बोरवेल लगा के, ट्यूबवेल लगा के अपनी सिंचाई कर सकता है। यदि नदी जोड़ हुआ तो भारत की खेती करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो नदी जोड़ करने में इंटरेस्टेड है वो उस पानी का मालिक बनेगा। भारत की खेती इतनी बुरी तरह प्रभावित होगी, भारत की खेती और भारत का बाजार जो अन्न का बाजार है वो इतनी बुरी तरह प्रभावित होगा कि आपका पानी का मालिकाना आपके हाथों से छिन जाएगा। मतलब आपको क्या लग रहा है कि नदियां भी अब अर्थवाद में बदल जाएंगे? आप पानीदार लोग बेपानी हो जाएंगे माय डियर। हाँ, यदि आपने पानी नदी जोड़ की बात की, आप जानते हैं बीओटी और ये जो सब खेल चल रहा है, मैंने कभी सड़क जोड़ की विरोध नहीं किया, क्योंकि सड़क निर्जीव है, नदी सजीव है। नदी जोड़ इस भारत को बाढ़ और सुखाड़ में डुबो देगी, बाढ़ भी लाएगी और सुखाड़ भी लाएगी। यदि हम सचमुच इस देश को पानीदार बना के रखना चाहते हैं तो हम नदी जोड़ के बजाय नदियों के साथ हमारा दिल और दिमाग जुड़े और हम नदियों को पुनर्जीवित करके नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाकर बहाएं। यदि हम नदियों को शुद्ध एक चीज और मुझे जहां लगती है, जहां पर उत्तराखंड की पिछली त्रासदी थी, उस त्रासदी में कहीं ना कहीं उन नदियों को कहीं अतिक्रमण हो गया। अगर सरकारें उन नदियों को वापस कुरेद के फिर नदियों में परिवर्तित करना चाहती है तो कहां दिक्कत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं और आपको शायद मालूम होगा, जब ये बाढ़ आई, बाढ़ से 10 दिन पहले उत्तराखंड से मुझे देश निकाला दिया। उत्तराखंड के लोगों ने मुझे, वहां के मुख्यमंत्री ने और सरकार ने बैठा के, मेरे साथ मेजर हिमांशु भी थे उस दल में, हम 11 लोगों को बाहर फेंक दिया कि आप इस राज्य से बाहर निकलो, आप हमारी जनता को भड़काना चाहते हैं। और मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो तुम्हारी विकास की योजनाएं चल रही हैं, ये जो जल विद्युत योजनाएं चल रही हैं, इनकी आप डिबरी नदी में मत डालो। केवल छोटी सी बात कही थी। मैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था इन डैमों के विरोध, लेकिन मैंने वहां तो केवल इतनी बात कही थी कि आप जो डिबरी डाल रहे हैं ये डिबरी तुम्हें डुबो देगी। क्यों? डिबरी ऐसे डुबो देती है कि वो जो मलबा है जब उसमें नीचे दोनों तरफ पड़ता है और ऊपर से तेज पानी आता है तो वो सारा मलबा पानी के आगे आ जाता है
और जब पानी के आगे आ जाता है तो एक नई बाढ़ बन जाता है और पानी का लेवल ऊपर जाता है और फिर सारे का सारा इलाका डूब जाता है। यदि आप केदारनाथ की पिछले साल की बाढ़ को देखें तो जितने भी उसमें बांध बने हैं, अलकनंदा पर, मंदाकिनी पर, उनकी जो डिबरी थी, उस डिबरी के कारण वहां लोग डूबे और जो नदी में होटल बन गए थे, झुग्गियां जो बन गए थे, वो सब टूटे। मैं मेजर हिमांशु के पास आना चाहता हूँ। मैं मेजर हिमांशु जी से बात करना चाहता हूँ। एक पर्यावरणविद होने के नाते मैं राजेंद्र सिंह जी से बिल्कुल अलग बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों पहलुओं पे बात करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर नदी का जुड़ाव होता है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरीके से जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही, जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, अलग अलग तरीके से बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं संचयन पानी को कहीं ना कहीं चाहिए, और अगर नदियों के जुड़ाव हो जाता है तो वो पानी का कहीं ना कहीं काम आना बहुत लाजमी है। क्या लगता है आपको? मुझे ये बताया जाए कि इसके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है कि नदियों को जोड़ा जाए। ज़्यादा वाजिब बहस ये होती कि हम ये बताते कि साहब नदियों को जोड़ने के पीछे हमारे सकारात्मक मानव मात्र के कल्याण के उद्देश्य क्या हैं। पहला हम ये बताते। दूसरा, एक सीधा सवाल है, व्हाई डू वी हैव एन ऑब्सेशन फॉर वर्टिकल स्टोरेज ऑफ वाटर। हम एक हॉरिजॉन्टल जो है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसका 10,000 छोटे जोहड़ों को, आपको जोहड़ बाबा भी कहते हैं, एक शब्द आपने छोड़ दिया था, तो 10,000 जोहड़ जिंदा करके अगर आप सरिस्का में झरने बहा सकते हैं, एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बेलचा वो लेकर के, तसला लेकर के लग के कर सकता है, तो जो हजारों करोड़ों के बजट बनाए जा रहे हैं, क्या ये एक नाले को भी ठीक नहीं कर पाते हैं? 7 नदियां एक आदमी जीवित कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा, देखिए, ये हमें ये तय करना पड़ेगा, राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्यों बात करेंगे? मतलब अगर जो आप बोल रहे हो ना कि छोटे से नाले को नहीं, तो हम पिछले 3 साल से जयपुर के अंदर अमानी शाह नाले को झेल रहे हैं, वो अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। किसी भी नीति को, इट शुड नॉट जस्ट बी जज्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ इट शुड आल्सो बी जज्ड ऑन द पॉसिबल डिमेरिट्स ऑफ इट। एक बात। दूसरा, हमें देश काल परिस्थिति से विरत होकर तो हम आकलन नहीं कर सकते हैं। अब हमें यह तय करना है कि हम यहाँ बहस किस उस पर कर रहे हैं। हम एक पर्यावरणविद की तरह कर रहे हैं। मैं तो एक आंदोलनकारी आदमी हूँ। किसानों वाले मुद्दे से भूमि अधिग्रहण सर ने कह दिया कि उन्होंने विरोध नहीं किया उसका, भूमि अधिग्रहण पे नेशनल हाईवेज बनाने का, हमने उसका भी विरोध किया। क्यों? आपने यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना दी। पहले तो किसानों की जमीनें छीनी, एक। दूसरा, आपने पर्यावरण का नुकसान किया, दो। क्या आपने उस चिड़िया से, उस हाथी से, उससे पूछा कि आप ही की सारी जमीनें हैं, सारी कायनात आपकी है, कि मानव ही तय करेगा कि मेरी ये जरूरत है, मुझे लिपस्टिक लगानी है, मुझे सेंट बनाना है, मुझे पेट्रोल चाहिए? चिड़िया तो नहीं लगाती है। तो इस दृष्टि से मेरा ये कहना है, हमें यह भी तय करना है कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। इसके स्टेक होल्डर्स क्या होमन सेपियन इरेक्टस ही है? क्या इसके ये चिड़िया ये सब नहीं है? एक। तीसरा, हम बात करते हैं, मुझे तो कारगिल युद्ध में और सियाचिन में भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब हम किसी भी नीति की बात करेंगे तो हम देशकाल परिस्थिति का भी ध्यान रखेंगे। यदि वहां एक बतौर सैनिक हम सियाचिन में लड़ रहे थे, महागंदगी फैला रहे थे ग्लेशियर में, पर हमें एक सिंबॉलिक जैसे तत्व उनका होता है, प्रतीकात्मक महत्ता होती है। राष्ट्रवाद अपने आप में एक अच्छी चीज है। अगर हम राष्ट्रवाद की बतौर कह रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जान दे रहे थे, जान पर खेल रहे थे। लेकिन अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से और भविष्य की नस्लों की दृष्टि से देख रहे थे, तो हम भविष्य की जो विरासत है, जो FD है उनकी, फिक्स डिपॉजिट, उसको हम बर्बाद कर रहे थे। तो हमें ये डिबेट भी देखनी पड़ेगी कि हम किस दृष्टि से देशकाल परिस्थिति में बात कर रहे हैं। नॉर्मन बरलॉक के जमाने में ठीक रहा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के मद्देनजर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि खाद्य संकट था। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो इन नस्लों को हम जहर खिला रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो आज हमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसी दृष्टि से आज महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपने सवाल पूछा, तो आज हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। जब हम डैम की विभीषिका देख रहे हैं, रणनीतिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी। आपने एक सवाल उठाया था एक्सप्रेस हाईवे वाला, जो बात कर रहे थे आप, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से कहीं हमको भी अपने आप को एक्सपेंशन करना पड़ेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मरीज को दर्द है, गले में दर्द है तो उसका गला दबा दें। हमें दर्द का निवारण करना है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों पे बोझ बढ़ रहा है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण करें, ना कि ये कि हम नए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के और दोहन के एक्सप्लॉयटेशन की टेक्निक्स करें। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो 1-2 शब्द यहां निकल के आए, आइडियाज एंड एक्शन। माननीय सुब्बाराव जी ने वो बात कही, मैं उस बात से सहमत हूं। आइडियाज एंड एक्शन। हमें टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, पूरी मानव जाति की सभ्यता में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हुई थी, उतनी जब आग निकल आई,
उसके बाद उसका बहुत तेजी से इस्तेमाल होने लगा। जिस दिन इंजन निकल आया तो जितनी पूरी मानव जाति में इस्तेमाल हुई उतनी पिछले 100 सालों में हुई, जितने 100 सालों में हुई उतनी पिछले 10 सालों में हुई, और जितनी शायद 10 सालों में हुई इसी तेजी से दौड़ेंगे तो 1 साल में होने लगेगी। जो आप कह रहे हैं उसका हाईवेज में देखिए साहब, वो मैं उससे सहमत हूँ, भ्रष्टाचार या कुछ किसके लिए बना रहा है, कॉर्पोरेट ड्रिवन। आपने अगर एक ठेकेदार टाइप की रणनीति बनाई है या उनकी डेमोक्रेसी बनाई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उस मछली का भी कुछ सोचा है जो उस नदी में चलती थी, आपने उसका भी सोचा है, या जियोलॉजिस्ट हाइड्रोमॉर्फोलॉजिस्ट है, मिएंडरिंग करती है रिवर कोई नाला नहीं है कि उसको दोनों तरफ से सीमेंट बना के दीजिए, उसके वो अपना बदलती है, रुख बदलती है। 100 सालों में पूरा का पूरा नदी का वही बदल जाता है, आपने देखा होगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। अगर शुद्ध भाषा में, गांव की भाषा में कहूँ, बिच्छू के मारने का मंत्र पता नहीं है, कोबरे के बिल में हाथ दे रहे हैं, नदियों को जोड़ रहे हैं। ये आपसे सिमटने वाला नहीं है। आप ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं, उतर भी नहीं पाएंगे और चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो फिर ये क्यों बात की जाती है कि जैसे हमारे राजस्थान में कि हमको पंजाब से पानी चाहिए, या हमको हरियाणा से पानी चाहिए, या हमको गुजरात से पानी चाहिए क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव जो लाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जोड़ना चाह रहे हैं, तो पानी की कमी के कारण ही जोड़ना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को। देखिए, राजस्थान का पानी पर राजस्थान का हक है, क्योंकि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है और राजस्थान का जो एरिया है उसके यदि हम परसेंटेज निकाल के देखें तो हमारा पानी का हिस्सा बहुत कम है। तो यदि हमारे पुराने ज़माने से लेकर हम गंगा नहर से पानी राजस्थान में ले आए तो ये हमारा मॉरल नैतिक अधिकार है, हम ले आए। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए, सुनील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल हम रटे रटाए रिटोरिक्स की बात करेंगे तो एक अलग बात है। आपको कुछ चीजें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पिछले केवल 60 साल में हम लोग 3 गुना हो गए। 30 करोड़ से हम 120 करोड़ हो गए। पहली बात तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। बदलती हुई इस डेमोग्राफिक जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसके लिए हमें पानी भी चाहिए। और दूसरे आपको कुछ ज्योग्राफिकल आपको लिमिटेशन भी समझनी पड़ेंगी। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी फॉल होता है इंडिया में, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। मगर हमारा दुर्भाग्य यह है केवल कि जो भी पानी फॉल हो रहा है वो केवल या तो ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है या नॉर्दर्न स्टेट्स में हो रहा है। पूरा का पूरा वेस्टर्न स्टेट और सदर्न जो स्टेट है हमारे, वो बिल्कुल डॉट प्रोन है, और आज से नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये आज से नहीं है। अगर हम पिछले 5000 साल का ज्ञात जो हमारे पास इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब लिविंग हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में लगातार 7 साल अकाल पड़े। तो यानी अकालों की पूरी हमारी जो पृष्ठभूमि है ये 2500 साल पुरानी है। अब प्रश्न है कि आपको 120 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है। हमारी ईस्टर्न स्टेट और नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वहां प्रेसिपिटेशन बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत तेज पानी फॉल हो रहा है, और इतना पानी फॉल हो रहा है कि 120 करोड़ लोगों के मुल्क के बावजूद प्रति व्यक्ति हमारे पास 10 लाख गैलन वाटर है। मगर इसके बावजूद राजस्थान प्यासा है, इसके बावजूद हमारा गुजरात प्यासा है, इसके बावजूद महाराष्ट्र प्यासा है। एक तरफ नदियां केवल हमारे यहां क्या कर रही हैं, बाढ़ ला रही हैं, और दूसरी तरफ प्यास है। तो अगर इसको रेशनली अगर हम इसको बात को अंडरस्टैंड करें तो क्या हमें जहां बाढ़ का पानी है उसे सूखे वाली जगह नहीं ले आना चाहिए? निश्चित रूप से लाना चाहिए, और इस चीज को टाइम एंड अगेन इसको प्रूव हुआ है। अगर हम यूरोप की बात करें, देखिए बात एक है, हमें इसको बात करना चाहिए कहां ये हुआ है। मेजर हिमांशु सही कह रहे थे, इसको फाइंड आउट करे कहां हुआ है। पर तो समय के साथ कहीं ना कहीं हमको परिवर्तन तो लेना ही पड़ेगा। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, आज तक आप जो अपना जो इरिगेशन कर रहे हैं सब सॉइल वाटर से कर रहे हैं, हर रोज डिप्लीट हो रहा है। कोई भी आदमी इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा कि जयपुर का सी स्कीम वाला इलाका, जहां कुछ साल पहले 60 फीट के ऊपर वाटर टेबल थी, आज 240 फुट पे चलेगी, और उसकी लगातार माइनिंग हो रही है। उसको रिचार्ज, मैं माननीय राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, एक्वीफर की बात करते हैं, बट क्वेश्चन एक है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण हम एक्वीफर को रिफिल करेंगे, ये केवल एक फूल्स यूटोपिया हो सकता है। मैं माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं, ये यूटोपिया हो सकता है। हमारे पास केवल एक उपाय है, केवल एक रास्ता है कि जो हमारे पास इतना बड़ा पानी का स्रोत हमारा केवल महासागरों में गिर रहा है, बिना किसी कारण से गिर रहा है, जब सीन, राइन और डैन्यूब एक हो सकती है। देखिए मैं बिल्कुल यूरोप की बात कर रहा हूं,
और वो लोग हैं जो जिस चीज को बहुत अच्छी तरह कंसर्न करते हैं। जब टेनेसी रिवर वैली बन सकती है और टेनेसी रिवर वैली बन के पूरे अमेरिका के पानी को, प्यास को बुझा सकती है, सीन डैन्यूब और राइन मिलके पूरे यूरोप की प्यास बुझा सकती है, तो ऐसा कौन सा रीजन है कि हम ब्रह्मपुत्र और गंगा का पानी राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में नहीं लेके आए? मुझे बात समझ में नहीं आती। बात केवल आप पुरातनपंथी बातें करते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज जब आप सीन, राइन और डैन्यूब का पानी यूरोप के उन जगह वाटरशेड इलाकों में जा सकता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा और पद्मा का पानी उसको आप बंगाल की खाड़ी में बहा देते हैं, उसको आप राजस्थान में क्यों नहीं लाना चाहते? उसको आप विदर्भ में क्यों नहीं ले जाना चाहते? उसको आप कच्छ में क्यों नहीं ले जाना चाहते? वो ले जाया जा सकता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर वाटर ग्रिड बनता है तो जो पैसा आप रोड्स पे खर्च कर रहे हैं उसके वहां नेविगेशन भी हो सकता है। देखिए, आप नेविगेशन का फायदा उठाएंगे। आपने इतना पानी, मैंने एक बताया, पर इंडिविजुअल एक व्यक्ति के पास 10 लाख गैलन वाटर, और इसके बावजूद हम प्यासे, इसके बावजूद हम हमेशा इस बात को कल्पना करते रहते हैं इस पानी का क्या हो। वो एक दीगर बात है कि डैम छोटे बने या बड़े बने, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, मगर इसके अलावा का ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। डॉक्टर सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन तक आना चाहता हूं। रिवर इंटरलिंकिंग की बात चल रही है, पूरी तौर से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की एक कोशिश है, और बेसिकली ये भटकाव एमएनसीज और बड़ी जो कंपनियां हैं उन लोगों का एक सुझाव है। आप कैसे ही कह सकते हैं कि बहुत सारा पानी बर्बाद हो रहा है, बहुत सारा पानी वेस्ट जा रहा है? पानी का सरप्लस और पानी का वेस्ट होना, ये आप कैसे तय कर रहे हैं? एक प्रकृति है, प्रकृति का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से अगर ओशन की सैलिनिटी खत्म होती है, जो ये बात कर रहे हैं कि प्रिसिपिटेशन ज़्यादा है, अगर हमने ओशन की सैलिनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अगर रिवर में जो फ्रेश वाटर है वो अगर ओशन में नहीं जाएगा और ओशन की सैलिनिटी अगर डिविएट हो गई तो बारिश आनी बंद हो जाएगी। जो सोर्स है जहाँ से पानी आना है, मानसून से पानी आना है, मानसून का पानी आकर के हिंदुस्तान पे पड़ना है और उससे नदी बहनी है, और अगर आप ये तय कर रहे हैं कि हम दरवाजे को बंद कर देंगे, अगर आप ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे, पानी को बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि पानी हमारे बाप का है, जब पानी को अपने अंदर रख लेंगे, किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने देंगे, तो सैलिनिटी चेंज हो जाएगी। जो लाखों करोड़ों एक्वेटिक स्पीसीज, अभी सुनील शर्मा साहब बोल रहे थे, देखिए अराल सी जो है साइबेरिया के नॉर्थ में, उसकी केस स्टडी आप देखिएगा कि वहाँ इंटरलिंकिंग की गई है रिवर्स की, और उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे करीब 20,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं पिछले 50 सालों में। हम लोग एक भयावह खतरनाक अंधेरे की ओर बढ़ने वाले हैं अगर इंटरलिंकिंग की बात आती है। इंटरलिंकिंग 20 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। अगर ये होगा, ना जाने कितनी हेक्टेयर भूमि, कितने लाख हेक्टेयर भूमि इसके लिए हमें चाहिए होगी। अब नर्मदा जैसा एक छोटा सा जो बांध था, उसके लिए अभी तक किसानों को जमीन नहीं दे पाए। अब छोटे छोटे मुद्दों को निपटा नहीं पाए। राजस्थान नहर की बात चली थी, जहां गंग नहर से लेकर के और उसको कांदला ले जाने की बात थी, जैसलमेर पे आके वो खत्म हो गई है। इंटरलिंकिंग की आप बात करेंगे, आप ये मानिएगा कि हम सोर्स के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर लात मार देंगे, धरती के पेट के ऊपर लात मार देंगे, क्योंकि धरती का पानी बरसात से आता है। ग्लेशियर्स के ऊपर जो पानी पड़ता है वह ठंडक ज़्यादा है, उससे बर्फ बनती है, वो पिघलती है और पिघल करके वो नदियाँ बनती है। अगर प्रेसिपिटेशन हमें चाहिए तो हमें समुद्र के अंदर वो खारापन चाहिए जितना डिजायर्ड है। जब वो खारापन वहाँ पर होगा तब वहाँ पर मानसूनी हवाएं पैदा होंगी, वो मानसूनी हवाएं धरती के ऊपर आएंगी और धरती पर जाकर के पानी पड़ेगा और उसके बाद में नदियाँ बहेंगी। तो अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे तो हो सकता है वो हजारों ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो कंपनियां टोल रिवर शुरू कर दें। जैसे आज शहर के अंदर टोल रोड्स हैं, आने वाले वक्त पर हो सकता है टोल रिवर्स आएंगी कि भाई टोल रिवर है, और जैसा कि अभी राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पानी बेचा जाएगा, तो टोल रिवर तो हम लेकर के आ सकते हैं। एक नया खोज कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में नदियां बिकती हैं, नदियां किराए की जमीन के ऊपर चल रही हैं, लेकिन हम अपने सोर्स को खत्म कर देंगे। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ कि जो राजस्थान की बात आई थी कि राजस्थान का पानी के ऊपर हक है, उसकी एक सिंपल थ्योरी ये है कि आप जोग्राफिकली अगर नक्शे को देखेंगे तो राजस्थान जो है वो हिमालयन बेसिन का पार्ट है। हिमालय, देखिए राजस्थान ने कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग पर खुद का एक महासमुद्र था, हम लोग एक ओशन के किनारे पर थे, टेथिस सी हमारे बिल्कुल बगल में था, हमने उसकी कुर्बानी देकर के हिमालय को जन्म दिया है। तो राजस्थान तो वो भूमि है जिसने अपने जल को कुर्बान करके पूरे हिंदुस्तान के लिए, आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि नॉर्थ जो पार्ट है इंडिया का वो सूखा इलाका था, राजस्थान ने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी की वजह से हिमालय ने जन्म लिया, और हिमालय आज पूरे भारत को, पूरे
तिब्बत और चाइना को अपने पानी के द्वारा सींच रहा है। तो राजस्थान का हक उस हिसाब से कि हम गंगा और यमुना या सिंध के बेसिन के ऊपर बने हुए हैं, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर जो पानी बहता है उसका उस भूमि के ऊपर बराबर का हक है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, हम कोई जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पंजाब से पानी लेने की बात है, इंटरलिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पानी को, नदी को जिंदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर विरोध है तो यह है कि हम जानते बूझते अगर ठेकेदार एमएनसीज विदेशी कंपनियों के चक्कर में अगर आ गए और हमने इंटरलिंकिंग को आगे बढ़ाने का सोचा, तो आप निश्चित तौर पे मानिएगा कि नया पानी आने का जो रास्ता है हम उस दरवाजे को बंद कर देंगे, प्रिसिपिटेशन होना बंद हो जाएगा। आज जो राजस्थान है कल वो मेघालय भी हो जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। चलिए, जयराम सिंह जी डावला के पास आना चाहता हूँ। इलीगल माइनिंग पे उन्होंने बहुत काम किया है जयराम सिंह जी डावला ने। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में आने वाले समय में इलीगल माइनिंग को रोकने के बाद हम पानी का कहीं संचयन कर पाएंगे? पर्यावरण है, पर्यावरण अपने आप, मौसम कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको चेंज करने वाले हम खुद हैं। इसके लिए जो दोषी हैं वो हम हैं, और जो हम सरकारें जिनको चुनते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये सरकारें दोषी हैं और इसके भुक्तभोगी हम हैं। हमने काफ़ी इसमें ग्राउंड के ऊपर काम किया है। मेरे गांव में, मैं इसको छोटे लेवल से लेता हूँ, यदि संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हुए हैं और सरकारों ने जो कानून बना रखे हैं, यदि उनका ही पालन करें तो वहाँ पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और वहाँ स्वच्छ वातावरण होगा। हमारे इलाके में पहले जहाँ 2-3 साल पहले 100 फीट पे पानी मिलता था, आज 700 फीट पे पानी है। जबकि लोग बराबर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके बाद भी जब हमारे सत्ता में बैठे लोग सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते, तब पर्यावरण की भयंकर समस्या पैदा होती है। और यही हालत इसीलिए जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में यह हालत हुई है। इसको यदि छोटे से एक गांव से शुरू करके देखा जाए तो ये जो बड़ी बड़ी आपदाएं हैं, मुझे लगता है ये नहीं आएंगी। और इसी के लिए अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने 22 तारीख को 4 दिन पहले ही डिसीजन दिया कि पूरे नीमका थाना क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। यदि मैं फॉरेस्ट में खड़ा होकर कहता हूं कि हमारे पेड़ों को मत काटो, तो मुझे 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला आने के 4 दिन के बाद में भी अभी तक उनके बिजली पानी कनेक्शन नहीं कटे हैं। तो ये जो व्यवस्था का दोष है और इसमें जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका अपना हित है, इसके कारण हमारे देश के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और जैसे हमारे देश में होता है वैसे और भी काफी देश में होता है। अगर इस व्यवस्था का शायद हम ख्याल रखें तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और मनुष्य के जीवन को भी बचा सकते हैं। और पानी की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। यदि जो पानी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, जहां पर जरूरत है वहां इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि पानी का कहीं दिक्कत आएगी। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। चलिए, मैं सुब्बा राव जी के पास आता हूँ, उसके बाद कुछ यूथ यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं। आज या कल देखा अखबार में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा गंगा सफाई के लिए। अब कितने हज़ार करोड़ खर्च हो गया मालूम नहीं आज तक, लेकिन गंगा जैसे कि वैसे ही है। तो एक छोटा सा सुझाव मैं बराबर बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में अलग अलग शक्तियों के साथ साथ एक युवा शक्ति है, अगाध शक्ति है वो। मैं कहता हूँ ये 50,000 करोड़ जो भी करोड़ खर्च करेंगे उसमें रुपए में 1 पैसा युवा के लिए छोड़ दो। युवा आएगा, काम करेगा। क्योंकि अभी क्या इतना खर्चा में कहाँ गए, गंगा में थोड़ा गया पैसा, ठेकेदार को गया, इंजीनियर को गया। लेकिन मैं कह देता हूँ ठेकेदार इंजीनियर के साथ साथ युवा को जोड़ो और 1% खर्च कर दें तो हजारों युवा जुड़ेंगे। युवा को लगेगा कि गंगा मेरी है। और दूसरे तरफ युवा शक्ति के माध्यम से गंगा में बहुत बड़ा काम हो सकता है। पर्यावरण का खूब किनारे किनारे पेड़ भी लगा सकते हैं और
घाट अच्छा हो सकता है, सारा अच्छा हो सकता है। हजारों नौजवानों को गंगा जमुना के साथ जोड़ें, बस ये सुझाव है मेरा। भाई जी, पर एक थोड़ा सा वो बदलना पड़ेगा हमको, जहां तक लगता है आज भी। जैसे अगर हम गंगा की बात कर रहे हैं तो आम आदमी जा रहा है, उसके अंदर अपनी अस्थियां, ये सारी चीजें, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो गंगा की सफाई के अंदर 50,000 करोड़ खर्च करना मेरे ख्याल से लाजमी नहीं होगा उस समय। मैं खोज के गया, एक शहर है मिशिगन स्टेट के राजधानी, उसका नाम है लैंसिंग। उसके गंदा पानी कहाँ जाता है? तो देखा वहाँ एक नदी है, सीडर नदी, बड़ा हमारा नाला जैसा छोटा सा नदी, उसको कोई सीडर माँ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके किनारे बने हैं बड़े बड़े 3 सिलेंडर। सारा शहर का गंदा पानी वहाँ जाता है, हमारे बड़े बड़े शहर से ज़्यादा गंदा पानी। और वो डायरेक्टर मुझे खुद अपने हाथ में दिखाया कौन सा पानी सीडर नदी में जा रहा है। हमारा नल का पानी से भी शुद्ध होके जाता है, और हम गंगा में सीधा छोड़ देते हैं सारा, जिसको हम माँ कहते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, गंदा पानी छोड़ देते हैं। और वहाँ देखा कि सीडर नदी कोई माँ नहीं बोलता, लेकिन शुद्ध करके छोड़ते हैं। तो वहाँ हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है? तो गंगा में हो, यमुना में हो, कोई भी नदी में जो पानी जाता है उसको शुद्ध करके छोड़ा जा सकता है। इसके लिए बहुत आजकल टेक्निक बना हुआ है, उसका उपयोग होना चाहिए। शुद्ध पानी ही जाना चाहिए गंगा में और सभी नदियों में। चलिए, यूथ में से कोई अगर कोई सवाल लेना चाहता है तो। सर, मैं आपका ध्यान बिहार के कोसी नदी की ओर केंद्रित करना चाहूँगा। सर, आए दिनों अक्सर देखा जाता है कि बिहार की कोसी नदी में हमेशा हर साल की तरह बाढ़ की समस्या बनी रहती है। तो सर, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और इसमें क्या हम संभावना रोकथाम, इस बाढ़ को रोकथाम करने के लिए क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं? आपसे सर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कोसी नदी है, यदि इसका पूरा आप स्वरूप देखें तो तिब्बत तक की उसमें जो स्ट्रीम है और नेपाल की जो स्ट्रीम है ऊंचे पहाड़ की, वो इस तरह की बनावट है जैसी मेरी कोहनी, और ये 3 तरफ से उसके पहाड़ी इलाका है। तो जब ऊपर की तरफ पानी बरसता है तो वो सारे का सारा एकदम से नीचे इकट्ठा एक साथ फ्लश फ्लड की तरह आता है। और वो जो कोसी है उसका कोसों में पार्ट है, बहुत चौड़ी नदी है, वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, और उसका जो फ्लो है ऊपर से तेज आने के कारण वो उसमें बाढ़ आती है। और बिहार का समाज तैरना जानता था, इसलिए वो कभी नहीं डूबता था। लेकिन हमारी सरकारों ने बाढ़ राहत के नाम पर जो कुछ चलाया, उससे हमारा तैरने वाले समाज का जो ज्ञान था वो भी मिटा दिया। और अब वो बिहार में जब बाढ़ आती है तो या तो डूबता है, बीमार होता है, गंदगी आती है। ये सब बचने के लिए देखो, हमारे यहाँ एक कृष्ण नाम का गाय पालने वाला एक किसान था। जब उसकी गोवर्धन पे बाढ़ आई तो सारे किसानों को, गाय पालकों को इकट्ठे करके बाढ़ से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत पे ले गया। ये बात अलग है कि शास्त्रों में लिखा है कि उसने पहाड़ उठा लिया। कृष्ण जैसा समझदार आदमी पहाड़ जैसी पहाड़ जैसी चीज को उठाने का दुस्साहस नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहता हूं कि यदि सचमुच कोसी को तुम बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हो तो कोसी में तो बाढ़ तो ऐसे ही आएगी, लेकिन उस बाढ़ के साथ हम लोग कैसे अच्छे से जी सकते हैं, और बाढ़ जो अभी अभिशाप है वो हमारे लिए वरदान कैसे हो सकती है। जहां अभी भी पानी इकट्ठा होता है वहां हम कैसे, कौन सी फसलें उगा सकते हैं, कैसे वहां रह सकते हैं। और ऊंची जगह पे बिहार की बाढ़ में ताल, पाल और झाल 3 तरह की संरचनाएं होती थी जो बिहार को बाढ़ आने के वक्त बिहार के समाज को बाढ़ से बचाने का काम करती थी। अभी वो तीनों खत्म हो गई। अभी उन तीनों को आप ढूंढो, ना तो ताल मिलेगा, ना पाल मिलेगा, ना जाल मिलेगी। तो भाई अब बिहार में तो बाढ़ आएगी। तो मेरे से पूछने के बजाय यदि मैं सच्ची कहूं ये नदी जोड़ वालों को, तो नदी जोड़ परियोजना का जो मैंडेट है उसमें लिखा है कि हम भारत को बाढ़ और सुखाड़ मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लिंकिंग ऑफ द रिवर करना चाहते हैं। तुम यदि ये समझते हो कि कोसी नदी की बाढ़ हम लिंकिंग ऑफ द रिवर करके बाढ़ से मुक्त हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप बाढ़ में और ज्यादा डूबेंगे। मुझे एक चीज और बता दीजिए राजेंद्र सिंह जी, क्या हर बार हम सरकारों को ही कोसते रहेंगे? भाई देखो, मैं तो सरकारों को कोस के 30 साल तक बहुत सारे मुकदमे मैंने झेले, और मैंने तो मुकदमे झेल के सरकार से बिना डरे हुए, जब भी मैं कोई एक जोहड़ बनाता था तो राजस्थान का सिंचाई विभाग इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 54 में एक मुकदमा मेरे खिलाफ कर देता था। तो मेरे खिलाफ जो मुकदमों की फाइल थी वो इस धरती से लेके इस छत के बराबर थी,
377 मुकदमे थे, लेकिन मैं तो किसी सरकार से डरा नहीं। और तुम्हारे मुख्यमंत्री ने भी और तुम्हारे उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारी राजस्थान सरकार का पानी रोकने वाला मेरी जेल में होगा। नौजवान दोस्तों, मैं इतना बता दूं कि 377 मुकदमे होने के बावजूद भी कभी राजस्थान सरकार ने ना तो मुझे पुलिस थाने में ले जाके बंद किया और ना मुझे कभी जेल में बंद कर सकी। समझ में आ गई बात? मैं इसलिए बंद नहीं कर सकी क्योंकि मैं पानी अपने लिए नहीं रोक रहा था। मैं अपने लिए तालाब और डैम नहीं बना रहा था, वो लोगों के तालाब थे और लोग बना रहे थे। लोग अपने पानी को रोक रहे थे, मैं केवल उनके साथ फावड़ा चलाता था, उनके साथ रहता था, और जिसके पास रोटी नहीं थी कहीं से मांग तांग के थोड़ा बहुत नाज पानी दे देता था। बस इतना काम मेरा था। सारे के सारे 10,000 तालाब 11,000 के आसपास, जिसमें से 5,000 हमने बनाए और 6,000 लोगों ने बनाए। इन 11,000 तालाबों को लोगों ने बनाया, इसलिए हमारी 7 नदियां आज पानीदार बनी। एक सेकंड, हाँ अमरनाथ भाई कुछ कहना। कोसी नदी के बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है जो सरकार ने तटबंध बना दिया, नदी को बांध दिया। जो नदी बहती थी अपने आप सुंदरता पूर्वक, और लोग जब बाढ़ आती थी उससे निपटने में सक्षम थे, तो जानते थे, पीढ़ियों से निपटते चले आ रहे थे। लेकिन जब से बांध बना दिया है तब से कोसी का बांध जो है, बाढ़ जो है वो असहनीय हो गई है। हालत अभी क्या हुई है कि केवल बाढ़ से नहीं तबाही होती, वहाँ बांध भी टूटता है, और जब बांध टूटता है तो प्रलय वाली स्थिति होती है। आज स्थिति यह है कि कोसी में जो पेट है कोसी का वो ऊंचा हुआ है, और जो बांध के बाहर के लोग हैं वो नीचा हो गया है, क्योंकि बालू का क्या करें जो है। तो आज तो कोसी की हालत ये हो गई है कि कोसी अपने में नहीं बह रही है, कोसी बाहर बह रही है। चलिए यहाँ पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर सवाई सिंह जी के पास आना चाहता हूँ, गांधीवादी विचारधारा से हमारे बीच बैठे हैं, और जयपुर के लिए खासकर बात करना चाहता हूँ, जयपुर के आसपास की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो और जिस सरजमी पे रह रहे हो, उस सरजमी पे अभी भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से विलुप्त पाते हों, तो हमें सोचना पड़ेगा। सवाई सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी नदियां हमारे साथ भी थी जयपुर शहर में, जोहड़े थे हमारे जो ऊपर की साइड थे, वो सारे बंद हो चुके, लोगों ने उनमें घर बना लिए, नीचे जो पानी आया करता था उस नदी को ख़त्म कर दिया। तो ये क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अब वापस आ जानी चाहिए? बिल्कुल आ जानी चाहिए, और उसके परिणाम भी हम भुगत रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अब देखिए, जिसको अमानी शाह का नाला कहा जाता है, ये अमानी शाह का नाला नहीं, द्रव्यवती नदी थी, और ये निरंतर बहती थी। 81 की बाढ़ में इसके जो कई जोहड़ थे, बंधे थे, वो बंधे टूटे, और बंधे टूटे उसके बाद ये इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न हुआ, लेकिन उसको सुधारा नहीं गया। सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक हुआ कि उस सारे बहाव क्षेत्र में आप देखेंगे जगह जगह कॉलोनियाँ विकसित हो गई। वो सरकार के, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, इन सब के सहयोग से वो विकसित हुए, और वो द्रव्यवती नदी, नाला और वो सब गायब हो गए। आज तो हालत ये हो गई, जिस दिन भी कोई ऐसी वर्षा हुई तो जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है वो जयपुर में फिर से होगा। 81 में हुआ ही था, हम सब लोगों ने देखा 81 में जयपुर की जो हालत हुई, फिर से ऐसी हालत हो जाएगी। जैसे विजयनगरम दक्षिण में हुआ, उस तरह की हालत हमारे जयपुर में फिर भोगनी पड़ेगी कि हजारों, शायद हजारों नहीं, मैं तो ये कहूँ शायद लाखों लोग उस तरह की त्रासदी को भुगतेंगे। मैं तो ये कहूँ कि अभी जो विचार चल रहा था नदियों को जोड़ने का, मूल बात तो है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु सारा परिवर्तन हो रहा है, उसकी तरफ गंभीरता से सोचें। हम देख कर आए महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास गांव, अन्ना हजारी का नाम सुना है, उनके गांव में उन्होंने बांधा ही, आसपास के गांव में एक हिवरे बाजार गांव और है जो अहमदनगर के पास में ही। नौजवान काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा,
यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई की। गांव के लोगों ने देखा कि ये हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको सरपंच बना दिया जाए। उसने कहा कि, और सर्वसम्मति सरपंच बनाया था। उसके कुछ साल बाद ही हम लोग गए थे उस गांव में, वहाँ देखा कि उसने कहा कि देखिए फिर मैं मेरी शर्तों पर काम करूँगा, सर्वसम्मति से भले ही बना दें। उस गांव के लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने सबसे पहले वो सारी पहाड़ी जो नग्न हो गई थी, जिसके कारण बहुत संकट हो रहा था उनको, सबसे पहले वृक्षारोपण किया उस पूरी पहाड़ी पर। हमने देखा उस समय 2-2 साल के वृक्ष और सघन रूप से विकसित हो गए थे, जहां एक भी पेड़ नहीं था। उसके बाद उसने पानी के रास्ते बनाए, पानी का सारा, वहां की जो गांव की समस्याएं थी, उन समस्याओं, शराब का जबरदस्त दोहन चलता था, वो सारे धंधे बंद करवाए। पानी पर, पर्यावरण पर उन्होंने ध्यान दिया। तब उस गांव में आप देखें हरियाली भी आई, पानी भी आया और सारी चीजें आई। आज ये सरकार कह रही है कि एक सांसद एक गांव को आदर्श बनाएगा। किस तरह से आदर्श बनाएगा, क्या स्वरूप रहेगा, क्या पर्यावरण को ठीक करने की दिशा में जाएंगे? हमारी नई पीढ़ी के बारे में बात कह रहे थे आदरणीय सुब्बाराव जी भाई साहब। तो नई पीढ़ी क्या ये तय करेगी कि जिस गांव के, जिस क्षेत्र के हम हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे? आगे से कोई बोलना चाहते हो? थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मैं सभी साथियों से, विद्यार्थियों से, जो हमारे राजेंद्र सिंह जी, उनसे भी कहना चाहूँगा कि हम अपने जयपुर को तो देखें। जयपुर का जो जल प्रबंधन था 30 साल पहले, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहाँ तक द्रव्यवती नदी का सवाल है, वो बिल्कुल नाली हो गई है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी ने सुना नहीं, और शायद इस जयपुर शहर के आप जैसे प्रबुद्ध लोग खड़े हुए होते तो वो जयपुर की नदी बच जाती। अब सवाल ये आता है, मैं पूरे आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन की बात करना चाहता हूँ। केवल पानी ही नहीं, सारी जो शहरीकरण की व्यवस्था है, ये जो सारी बाजारी जो व्यवस्था है, ये सारे संसाधनों को, पानी को, शिक्षा को, हवा को, सबको प्रदूषित कर रही है। जीने की स्थिति खत्म हो गई है, खतरा है। तो मैं कह रहा हूँ ये विकास नहीं है, विनाश है। और मैं डॉक्टर सुधांशु जी की बात से सहमत हूँ कि ये रिवर लिंकिंग जो राजेंद्र सिंह ने कहा है, वो बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक रूप से नदियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं इस द्रव्यवती नदी का उदाहरण देना चाहूँगा। ये नदी 45 किलोमीटर दूर ये पहाड़ों से निकलती है, आथुनी के कुंड से निकल के रलाता बांग गाँव है, वहाँ नदी, वो उस नदी में मिलती है। वो नदी बनास में मिलती है, वो बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में मिलती है, और वो गंगा फिर जो है आपके वहाँ डाली जाती है। तो ये नेचुरल जो रिवर लिंकिंग है, तो सर ये इंटरलिंकिंग तो वैसे भी चलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बाजारी है। और ये नहीं, ये जो मिल रही है, ये इंटरलिंक तो है एक दूसरे से, नेचुरल है। हाँ, तो परंतु एक चीज मुझे बता दीजिए, आप और हम जैसे लोगों ने, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नदियों को नालों में बदल दिया, अगर सरकारें चाहती है कि इनको नालों को वापस नदियों में बदलने की कोशिश कर रही है, तो उसमें गलत क्या कर रही है? नहीं, सरकार नहीं चाहती कुछ भी। अब ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए हमने नागरिक मंच के माध्यम से पहल को किया है कि दोस्तों खड़े हो जाओ, आपको पानी बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा। सर, राजस्थान गवर्नमेंट का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है, उनका अभी उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वो लोग ब्रह्मणी रिवर को बनास से कनेक्ट कर रहे हैं 38 किलोमीटर का एक टनल बनाकर, और उस पानी को फिर वो लोग आगे लेके जाएंगे बीसलपुर के अंदर। तो सर, मुझे इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे राजस्थान पे, वो जानना है आपसे। देखिए, यदि आप बनास से इसको जोड़ना चाहते हैं, इसमें इकोलॉजिकल थ्रेट उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। नहीं तो अब तक मैं अपना मोर्चा लेके, अपना सत्याग्रह लेके उस नदी पे पहुंच जाता। उसमें थोड़ी सी थ्रेट है, जिसको थोड़ी सी चुनौती है, थोड़ा चैलेंज है उसमें, कि वो किसी का पानी है और वो किसी को दे रहे हैं। पानी वो वहां के लोगों का है, और वो पानी बिसलपुर डैम में लाके जयपुर शहर को देना चाहते हैं। तो इस पर जो वाटर सिक्योरिटी की और वाटर राइट की, पानी सबको मिलना चाहिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबका इक्वल वाटर राइट है, और हमारी लाइफ के लिए और हमारी लाइवलीहुड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंश्योर किया है। लेकिन जिस तरीके की प्रोजेक्ट हम लेके जा रहे हैं, लिंकिंग ऑफ द रिवर की, और एक जगह का पानी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उसके पीछे भारत का किसान और भारत का गरीब इंसान नहीं है।
भारत का गरीब इंसान नहीं चाहता कि उसके जोहड़ का पानी किसी बड़ी नदी के माध्यम से किसी दूसरी जगह लिफ्ट होके जाए। वो चाहता है कि उसकी नदियों का पानी उसके गांव में रहे। सबसे पहले उसकी खेती की जरूरत पूरी हो, उसके घर की जरूरत पूरी हो, उसके जीवन की जरूरत पूरी हो। जयपुर की जरूरत तीसरे नंबर पे है। जैसा कि हमारे यहाँ कई कानून हैं और हम भी चर्चाएं कर रहे हैं, हर वर्ग इसमें लगा हुआ है इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, लेकिन मैकेनिज्म की कहीं न कहीं हमको हर जगह कमी है जिसके कारण इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र साहब से, भैया जी से, कि एक मुहिम छेड़े जिसमें ये शामिल करें कि भारत जैसे जीडीपी कैलकुलेट करती है, ग्रॉस प्रोडक्शन जो हमारे देश का, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल एडिक्शन की भी एक जीडीपी टाइप की कोई गणना हो जो उसके बगल में रहे कि इतना इन्वायरमेंटल एडिक्शन या प्रोडक्शन हो गया, इतनी जीडीपी। तो ये एक मैकेनिज्म कैलकुलेट कोई फॉर्मूला बना के अगर है तो मुझे लगता है कि इसको और बस जल्दी से इतना कहना चाहता हूं कि लिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में यदि हमने ये कर दिया तो फिर हमारे मित्र लिंकिंग ऑफ द रिवर की एडवोकेसी नहीं करेंगे। से जो प्रॉब्लम है ये है कि रोड्स हमने बना दी, बहुत अच्छी रोड बन गई, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, द बिजनेस इज गोइंग ऑन एंड द पीपल आर हैप्पी विद द गुड रोड्स। Similarly, we are not responsible, we are not taking our own responsibility for growing the tree. जैसे हमारे ज्ञान विहार ने कर रखा है, everybody should do like this, every city should do like. राजेंद्र सिंह साहब ने बताया था कि पानी का वेस्टेज बहुत कर रहे हैं, आपने बताया बहुत वेस्टेज हो रहा है, तो एवरीबडी शुड टेक केयर एंड वी आर नॉट टेकिंग द केयर। हमारे जो नागरिक हैं दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द वाटर सॉल्यूशन, वाटर प्रॉब्लम एंड ट्री प्लांटेशन। Then again, we are not serious about the road accident. So many accidents are occurring every day. And water linking का जो मेरा जो सुझाव था इसमें ये है सर कि in the limited form we see the consequences and then we implement it. Then only it is all right, sir. Sir, I suggest for the linking of river because in during flood times these can be used as a safeguard for the sinking person. So it should be done. सर जो अपना वाटर है उसे हम क्यों नहीं सेव करते? मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करता हूँ। बचपन से हम बात करते हैं, सीबीएसई बुक्स में हम पढ़ रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये अभी तक कंपलसरी क्यों नहीं हुआ? बस वही जाना। गुड क्वेश्चन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंने पूरा एक जनमंच किया था और मेरे ख्याल से इस शहर के वो सारे बिल्डर्स थे जिनको काम करना था और उस दिन वो वहाँ से प्रण लेके गए थे कि हम अपनी सारी बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, परंतु अभी तक। छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे को सिर्फ 2 साल हुए जयपुर आए हुए और तब से मुझे आज ही पता चला कि अमानी शाह का नाला का नाम कोई नदी थी पहले। मुझे ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि जयपुर जैसी जगह जो डेजर्ट के बीच में है, जहाँ पे आप कहते हैं कि पानी की इतनी किल्लत है, वहाँ आप लोग क्यों ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि आपकी खुद की नदी और रामबाग डैम ये दोनों चीजें रिवाइव हो सके? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से और कॉन्फ्रेंसेस करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज कुछ कीजिए। राजेंद्र सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डू समथिंग। वी हैव टू एक्ट एंड स्टॉप थिंकिंग एंड नाउ वी हैव टू एक्चुअली डू समथिंग टू सेव आवर एनवायरनमेंट और एल्स वी आर गोइंग टू योर डॉग्स। थैंक यू सो मच। मैं राजेंद्र सर की बात नहीं कर रहा, परंतु एक सिंपल सी बात इतनी सी नजर आती है कि अगर भाखड़ा और टिहरी और नर्मदा बांध की बात करेंगे तो दूसरे दिन अखबारों में बहुत तरीके से छपे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान और राजस्थान के लेवल पे बात करेंगे तो नहीं होगी बात। राजेंद्र सर तो अपनी जगह पे काम कर ही रहे हैं अपने इलाके में, परंतु जो बड़े लोग हैं, हाँ, जो बड़े लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम चली आ रही है। हाँ, नेक्स्ट। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को मना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इकोलॉजिकल थ्रेट है, हमारे क्लाइमेट को डिफरेंस। लेकिन आप राजस्थान में पानी लाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाएं, जबकि आप जानते हैं कि राजस्थान अर्थक्वेक प्रोनिक जोन है, अर्थक्वेक यहाँ पे तो आप यहाँ की धरती को भारी कर रहे हैं डैम्स बनवा के, और आप डैम्स बनवाएंगे तो आपको इकोलॉजिकल थ्रेट तो डैम्स में भी आएगा। तो आप बेसिकली हमें हमारे रिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो अर्थक्वेक डैम्स वगैरह बनाने से कोई फायदा। इसीलिए मैंने कहा कि डैम नहीं बनाने चाहिए, नदियों को भी आजादी चाहिए। जैसे तुम अपने को आजाद रखना चाहती हो, जैसे भारत के सब इंसान आजादी चाहते हैं, वैसे ही नदियों को भी आजादी चाहिए। लेकिन नदियों को आजादी कैसी चाहिए? नदियों को आजादी यदि आप ऐसे ही देंगे कि ऊपर से कंकड़ पत्थर सबको लेके नीचे आएगी तो नदी का तल ऊपर हो जाएगा और फिर दोनों तरफ बाढ़ आएगी।
इसलिए नदी का पानी तो नीचे आए, रिचार्ज होके नीचे आए, सब सरफेस एक्यूफर में रिचार्ज हो, अंडरग्राउंड एक्यूफर में रिचार्ज हो, तो नदी का फ्लो तो रहे, नदी की इकोलॉजिकल फ्लो, इन्वायरमेंटल फ्लो मेंटेन रहे। लेकिन उस पर बड़े बड़े डैम बनाने की मैंने कभी वकालत नहीं की। इसलिए राजस्थान में मैं तो कभी नहीं कहता कि डैम बनने चाहिए या बड़े डैम बनने चाहिए। सर आज से हमने 10 साल पहले सर एस्टिमेट निकाला था इंटरलिंक ऑफ रिवर, एंड सर इट वाज अबाउट 6 लाख करोड़, एंड सर अब सर ये 3 अमाउंट तो सर बढ़ चुका होगा, 18 लाख करोड़ सर। तो सर हम लोग की सर जीडीपी पे सर इफेक्ट नहीं करेगा ये? एंड सर हम लोगों ने 2G एंड 3G में करप्शन देखा है, तो सर आपको नहीं लगता सर ये इस वक्त सर हम लोग के लिए सही नहीं है? हमने केवल ज्ञान विहार के 10 बच्चों से बात करी थी कि हमें श्रमदान करना चाहिए, और उस दिन 100 बच्चे आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत चर्चाएं कर ली हैं तमाम समस्याओं पे। हम एक श्रमदान दिवस बनाए, सारे बच्चों का वृक्षारोपण करें, और जैसे सुबह चर्चा हुई थी कि हम बांस के पेड़ लगाएं, जिससे जितनी उपयोगिता है उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। तो लेट अस हैव ए श्रमदान दिवस वंस इन अ मंथ एटलीस्ट। देखिएगा, ये जहाँ तक नदियों को लिंक करने का सवाल है, एक राष्ट्रीय योजना है। जब एक राष्ट्रीय योजना है तो हमें उस स्तर पर देखना पड़ेगा। केवल मात्र फ्लो को रोकने या उसको गिराने से, जैसे अभी आपने बात कही, आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो बात आज के संदर्भ में उचित नहीं है, क्योंकि अगर हमें नेशनल प्रोजेक्ट को कामयाब करना है, नदियों को मिलाना है, तो उस दृष्टिकोण से ये बांध बनेंगे जिसमें फ्लो भी होगा, पानी का आवागमन भी होगा, और सब प्रकार से नदियों को जो है समान रूप से पानी मिलता रहेगा। यही एक योजना है जो इस देश के लिए इस समय आवश्यक है। पानी इस समय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो पीने का पानी क्या किया जाए, कहाँ से लाया जाए? तो लिंकेज रिवर का बहुत आवश्यक है कि पूरे वर्ल्ड के जितने विकसित देश हैं, वहां उन विकसित देशों के अंदर 900 दिन का वाटर स्टोरेज है, 900 डेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में केवल 30 डेज का वाटर स्टोरेज है। अगर आप ये करेंगे, कहीं देखिए बात एक है, आप केवल विकास के हर आयाम का विरोध करें कि आप बांध नहीं बनने देंगे, आप ये नहीं होने देंगे, आप वो नहीं होने देंगे। हम उन सब चीजों, डिविडेंड्स का तो फायदा उठाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में भी रहना चाहते हैं, शानदार इन कपड़ों को पहनना चाहते हैं, कारों को भी दौड़ाना चाहते हैं, मगर जब भी कोई विकास की बात आती है आप उसका विरोध पैदा करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, 900 डेज का वाटर आप बिना बात समुद्र में बहा देते हैं, और विशेषकर बाढ़ों का पानी, उन बाढ़ों के पानी को आप शहरों में तो भेजना चाहते हैं, मगर उसको पेयजल में नहीं लाना चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है। आइसोलेशन में किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती है। बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार में एनवायरनमेंट को लेके, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, बट आई वांट टू फोकस ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब उनका ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी, उनका फूड प्रोडक्शन कैसा आ रहा है, जो जयपुर में भी सब नाला के देखा। तो ये जो पानी, और पानी राजस्थान में जैसा करे बहुत सारी नदियां, और बीच में ये भी आया कि अंडरग्राउंड जो नदियां रह रही है, कुछ नदियां राजस्थान में अंडरग्राउंड बह रही है, लेकिन अभी तक सर्च नहीं हुआ। पर्यावरण अगर है तो हम सब हैं, अगर पर्यावरण नहीं होगा, शुद्ध पर्यावरण नहीं होगा, तो हम सब भी नहीं रहेंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी और सबकी है। इसलिए पर्यावरण को किसी भी सूरत में हमको बचाना होगा। जहाँ तक बात चली मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, नदियों को जोड़ने की बात, हम संस्कृति के साथ बहना चाहते थे, सभ्यता के साथ बहना चाहते थे। एक नदी दूसरी नदी से मिलना चाहती है और उसके साथ कहीं न कहीं लोगों का अलग तरीके से निर्वाह करना चाहती है। परंतु हाँ, बिल्कुल नदी चाहती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो नदी चाहती है। जिस तरीके से राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि नदी सजीव है, और सजीव होने के साथ साथ वो सारी बातें करती है, क्योंकि उसकी हर आवाज़ में कहीं न कहीं कोई बात है, और वो अपने साथ एक संदेश लेकर चलती है। और अगर वो संदेश लेकर चलती है तो जुड़ाव में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आता। परंतु कुछ चीज़ें हैं जहां अगर अर्थवाद उसके साथ कायम हो जाए उस जुड़ाव में, तो शायद ये जुड़ाव होना जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है इस हिंदुस्तान के लिए। और अर्थवाद अलग है, और वाकई में आम लोगों की प्यास बुझ रही है, कृषि की बात हो रही है या और किसी चीज़ की बात हो रही है, तो ये लिंकिंग, रिवर लिंकिंग बहुत ज़रूरी है।